नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है दोस्तों, और अब भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। लगभग 8 महीने हो गए और आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, और अब ईरान और इजराइल के बीच नई जंग छिड़ गई है। इजराइल 2 दिन से ईरान पर हवाई हमले कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुद्दा बनाकर इजराइल को अपने दुश्मन देश पर हमला बोलने का बहाना अब मिला है, और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका इसमें ईरान को ही आंखें दिखा रहा है कि हमने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि वो परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करे, अन्यथा इजराइल के हमले और तेज हो जाएंगे। ये वही ट्रंप हैं जो 13 बार दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही सीज फायर करवाया है, क्योंकि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए व्यापार करो और मुनाफा कमाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच तो ट्रंप बड़े आराम से आ गए, क्योंकि उन्हें आने दिया गया। लेकिन ईरान अब तक अमेरिका के दबाव में नहीं आया है, बल्कि कल 15 जून को अमेरिका के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील पर 6वें दौर की बातचीत होनी थी, बैठक होनी थी, जो अब नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने बात करने से मना कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत करना बेकार है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। काश ईरान जैसी थोड़ी सी हिम्मत इंडियन लीडरशिप में जो भारतीय नेतृत्व है उसने भी दिखाई होती, तो आज कुछ और होती। लेकिन अभी अमेरिका का विरोध तो दूर, हम इजराइल का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की गजा पर युद्ध विराम की बैठक में वोट डालने की जगह भारत गायब रहा। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की पोल खोली है। पवन खेड़ा ने आज ट्विटर पर जो बातें लिखी हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। पवन खेड़ा यहां लिखते हैं कि भारत का 12 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र में गजा युद्ध विराम पर मतदान से दूर रहना एक चौंका देने वाली नैतिक कायरतापूर्ण कृत्य है। यह हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के साथ शर्मनाक विश्वासघात है। कभी भारत ने फिलिस्तीन के लिए मजबूती से खड़ा होकर इतिहास रचा था। 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भारत बना। 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम शिखर सम्मेलन में यासिर अराफात को आमंत्रित किया गया, और 1988 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी गई। हमने न्याय के लिए रणनीति के तौर पर नहीं, बल्कि सिद्धांत के तौर पर खड़े होने का चुनाव किया था। लेकिन आज वो गौरवशाली विरासत मलबे में तब्दील हो चुकी है। आज भारत तेल अवीव के आगे झुक गया है, उन सिद्धांतों को छोड़कर जिन्होंने कभी हमें दुनिया की नैतिक मूल्यों का दिशा देने वाला बनाया था। दिसंबर 2024 में गजा में स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में भारत के मतदान से भी ज्यादा डरपोक पलटी इस मतदान से दूर रहना है, जिससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार को न तो कुछ याद है और न ही किसी चीज के लिए खड़ी होती है, और सिर्फ फोटो खिंचाने के पीछे भागती है, चाहे उसमें खून से सने हाथ मिलाने पड़े। एक भाजपा सांसद का हाल ही में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत की भूमिका का महिमा मंडन और इस मतदान से दूर रहना पाखंड की पराकाष्ठा और सरकार की दोहरी विदेश नीति के रूप में उजागर करता है। एक ऐसी सरकार जो गजा में बच्चों के जलाए जाने के बावजूद युद्ध विराम के लिए वोट देने से डरती है, वो भारत या दुनिया को नैतिक दिशा और नेतृत्व देने के लायक नहीं है। वैश्विक नेतृत्व चुप्पी और चापलूसी पर नहीं बनता। अगर हम चाहते हैं कि वैश्विक मंच पर हमारी आवाज मायने रखे, तो हमें सबसे जरूरी वक्त पर बोलने का साहस दिखाना होगा। हमारी ताकत हमेशा हमारी आवाज के नैतिक वजन से आई है। जब भारत विदेशों में निर्दोष जिंदगियों की रक्षा करने से इनकार करता है, तो हम वो नैतिक पूंजी गंवा देते हैं जो विदेशों में भारतीयों की रक्षा करती है। जब इजराइल पश्चिम एशिया को आग में झोंक रहा है, गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, यमन और अब ईरान पर बमबारी कर रहा है, मोदी की मिलीभगत ने भारत की अंतरात्मा को छोड़ दिया है। दुनिया सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाले देश को नहीं सुनती, वो उस देश की सुनती है जो स्पष्टता, साहस और अंतरात्मा के साथ बोलता है, और भारत को कभी भी अपनी वो आवाज नहीं खोनी चाहिए। तो दोस्तों, पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को बता दिया है कि विश्व गुरु बनने का सही रास्ता क्या है।
लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मोदी फिलहाल ऐसी किसी सलाह को सुनने या मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अब तक तो उन्होंने यही नहीं बताया है कि ट्रंप के युद्ध विराम के दावों को वो खारिज क्यों नहीं करते। खैर, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने अब हालात संगीन कर दिए हैं, या कहें कि इस जंग में हालात संगीन हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं चीन ने संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशन में इजराइल के हमलों की निंदा कर ईरान का साथ दिया है। आपको बता दूं कि इजराइल ने शुक्रवार अलसुबह ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार दोपहर को ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि ईरान ने इजराइल पर हमले से पहले फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को आधिकारिक रूप से सूचना दे दी थी, सूचित किया था कि वो इजराइल पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है या बड़े पैमाने पर हमले करने का इरादा रखता है। साथ ही चेतावनी भी दी कि इन हमलों को रोकने में शामिल कोई भी देश सीधे तौर पर इस टकराव का पक्षकार माना जाएगा। तेल अवीव में ईरान ने इजराइल के सैन्य मुख्यालय पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तगड़ा हमला किया है, जो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार और सेना के लिए बड़ा झटका है। ईरान ने तेल अवीव में किराया कंपाउंड पर हमला किया है। किराया कंपाउंड की सैन्य अहमियत को इससे समझा जा सकता है दोस्तों कि इसे इजराइल का पेंटागन कहा जाता है, यानी उस पर हमला। वहीं इजराइल ने फिर से इस्फहान और फोर्डो इलाके में हमले किए हैं। दोनों मुल्कों की तरफ से दागी जा रही मिसाइलें अब चिंता जगा रही हैं। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और ईरान से एक दूसरे पर हमले रोकने का आग्रह किया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल और ईरान में दोनों देशों से अपील की है कि शांति बहाल रखें। शांति की अपील की है पुतिन ने कहा है कि इजराइल और ईरान चाहें तो रूस मध्यस्थता करके विवाद सुलझा सकता है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो दुनिया भर के देशों के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए रूस बीच बचाव करने के लिए तैयार है, और यह बात कहना है व्लादिमीर पुतिन का। इधर इजराइल और ईरान में संघर्ष के बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य संसाधनों को युद्ध के हिसाब से सजाना शुरू कर दिया है। इसका मकसद ईरान के संभावित जवाबी हमलों से बचाव और जवाबी कार्रवाई करना है। यूनाइटेड नेशन में जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अमेरिकन नेवी ने विध्वंसक यूएसएस थॉमस हंटर को पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना होने का निर्देश दिया है। एक अन्य विध्वंसक युद्धपोत को भी आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर यूएस नेवी के दोनों विध्वंसक पोत उपलब्ध रह सकें। अमेरिका अच्छे से जानता है कि दो देशों की लड़ाई में खुद का फायदा कैसे किया जाए। यह साफ साफ यहां पर परिलक्षित होता है। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच भारत के लिए तटस्थ रहना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ इजराइल से उसके रक्षा और सैन्य समझौते हैं, वैसे भी इजराइल के आगे मोदी सरकार ने अपने झुकने वाला जो उसका चरित्र है वो तो दिखा ही दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से भी भारत के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। ईरान और भारत के जो पुराने रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं। भारत ईरान को कृषि उत्पाद, मीट, स्किम्ड मिल्क, छाछ, घी, प्याज, लहसुन और डिब्बा बंद सब्जियां निर्यात करता है, और ईरान से भारत तेल, मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम पदार्थ, खजूर और बादाम आयात करता है। ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग में ईरान के रास्ते आने वाले तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। ईरान के रास्ते होने वाले सभी तरह के व्यापार प्रभावित होंगे। भारत और ईरान के बीच भारी मात्रा में ऊर्जा का आयात होता है, जिसकी कीमत बढ़ने की संभावना है। व्यापार के लिए शिपिंग में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि खतरे से बचने के लिए जहाजी बेड़े बड़े रूट लेने को तैयार हो जाएंगे। इजराइल और ईरान दोनों जगहों पर लाखों भारतीय आजीविका कमाने जाते हैं। दोनों जगह पर इंडियन डायस्पोरा है बड़ा सा, यानी इस जंग का प्रत्यक्ष हिस्सा न होते हुए भी भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कूटनीतिक तौर पर तो भारत की छवि मोदी सरकार ने बिगाड़ ही दी है। जो देश दुनिया को शांति का पैगाम देता था, उसके शासक अगर आक्रांताओं के साथ खड़े दिखाई दें तो फिर समझा जा सकता है कि भारत की कैसी तस्वीर मोदी बना रहे हैं। और इन सब के बीच इजराइल और ईरान का ये जो तकरार कह लें, अभी युद्ध तो नहीं कह सकते, ये जो तकरार है वो कहां तक आगे बढ़ती है? क्या ये तकरार तीसरे युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को ले जाएगी?
यह देखना होगा, लेकिन यह देखना सुखद नहीं होगा दोस्तों, यह देखना दुखद होगा। इसीलिए दोनों देशों के बीच की इस जंग को जल्द से जल्द रोकने में पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक साथ एक मंच पे आ जाए, तब भी बात बन सकती है। मगर क्या भारत यहां पर किसी मंच पे साथ देगा ईरान का या इजराइल का? इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान का साथ देगा, यह देखना होगा। चलिए, इस हमारी राय में, इस कार्यक्रम में अब इतना ही। कल कुछ और खबरों के विश्लेषण के साथ हमारी राय में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।